सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। हम पढ़ रहे थे अव्ययभाव समास और अव्ययभाव समास में कल हमने पढ़ा था यथा और उप अवयव। आज आगे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 वो है अनुअवयव, वो पढ़ेंगे। अब अनु का अर्थ दो होता है। अर्थ एक तो होगा पश्चात और एक होगा योग्य। और विभक्ति कौन सी? षष्ठी विभक्ति। अब आपके सामने एक समस्या है। अभी तक हमने दो पढ़े थे, उनमें अर्थ एक ही था तो इसलिए एक ही लगाना था। अब एक नई समस्या आ गई कि यहां अर्थ पश्चात है या योग्यम है, तो कहीं पर लगेगा पश्चात और कहीं पर लगेगा योग्यम। तो अब आपको तय करना है कि कहां पर योग्यम लगाना है और कहां पर पश्चात लगाना है। दूसरा पद ऐसा है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं तो वहां लगाना है पश्चात, और केवल महसूस कर सकते हैं तो वहां लगाना है योग्यम। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब उदाहरण देखो। पहले संस्कृत विग्रह का अनुगुणम। अब इसका संस्कृत में विग्रह करेंगे तो संस्कृत में विग्रह करते समय क्या करना? दूसरे पद को पहले लिखना। दूसरा पद क्या है? गुण। लिख दिया, दूसरे पद को पहले लिखा, और फिर उसमें लगानी है उचित विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया गुणस्य। अब उसका लिखना है अर्थ। यहां अर्थ दो है, पश्चात या योग्यम। अब दोनों में से एक लिखना। अब एक कौन सा लिखना? तो दूसरा पद क्या है? गुण। किसी व्यक्ति के गुण को हम देख नहीं सकते, इसलिए यहां क्या लगेगा? योग्यम लगेगा, पश्चात नहीं लगेगा। दूसरा उदाहरण देखो, देखे अनुबसम। संस्कृत में विग्रह करेंगे तो दूसरे पद को पहले लिखेंगे। दूसरा पद क्या है? बस। लिख दिया। उसमें कौन सी विभक्ति लगानी? षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो हो गया वर्षस्य। अकारांत पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। करांत नपुंसकलिंग है, इसलिए वर्षस्य हो गया। अब इसमें लगाना है अर्थ। अर्थ यहां योग्यम या पश्चात। अब दूसरा पद क्या है? बस। बस को हम आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते? देख सकते हैं, इसलिए यह लगेगा पश्चात। यहां इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब करना है समास युक्त। अगर विग्रह है तो इसका युक्त कैसे करेंगे? रूपस्य योग्यम। इसका हम समास युक्त करेंगे। तो समास युक्त करते समय वही नियम है, प्रथम पद में लगी विभक्ति का और दूसरे पद का लोप करेंगे। तो ये विभक्ति सूचक और इस योग्यम का लोप हो गया, तो मूल पद क्या रह गया? रूप। लिख दिया रूप। उसके आगे क्या लगा दो? अवयव। योग्यम है तो अवयव क्या आएगा? अनु, तो लिख दिया अनु। और अब क्या कर दो? नपुंसकलिंग बना दो, अकारांत। नपुंसकलिंग एक वचन बनाने के लिए शब्द कौन सा है? अकारांत। तो पीछे क्या जुड़ जाएगा? सीधा में जुड़ जाएगा, तो हो गया अनुरूपम। अगला उदाहरण देखो। तटस्थ पश्चात। अब वही बात, समास युक्त करना है। तो समास युक्त करते समय पहले पद में लगी विभक्ति और दूसरे पद का लोप। तो बाकी क्या पद बच गया? तट बच गया। उसके आगे क्या जोड़ दो? अवयव जोड़ दो। यहाँ क्या है? पश्चात। पश्चात किसका अर्थ है? अनु का, इसलिए आगे लग जाएगा अनु।
और पीछे क्या जोड़ दो, मैं, क्यों अकारांत है तो इसलिए नपुंसकलिंग बनाने के लिए मैं जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये उत्तर हो गया अनुतट्टम। तो इस प्रकार ये तीसरा अवयव हमारे पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 स अवयव। इसका अर्थ होता है सहीतम। इस बार आपको सहीतम लिखना है। और विभक्ति कौन सी, तृतीय विभक्ति। इस बार षष्ठी विभक्ति नहीं लगाकर तृतीय विभक्ति लगानी है। इतना ही ध्यान रखना है, बाकी कोई दूसरी बात नहीं है, कोई दूसरा नियम या तरीका नहीं है। अब पहले संस्कृत विग्रह। सपुत्रम, देखो उदाहरण सही है कि नहीं है। क्यों है, क्योंकि पहला पद क्या है, स अवयव है। इसका संस्कृत विग्रह करेंगे तो दूसरे पद को पहले लिखो। दूसरा पद क्या है, पुत्र, लिख दिया। उसमें उचित विभक्ति कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। तो इसमें तीसरी विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पुत्रेण। अकारांत पुल्लिंग है इसलिए पुत्रेण हो गया। और फिर इसका लिखना है, इस स अवयव का क्या लिखना है, अर्थ। स यहाँ है, इसका अर्थ क्या होता है, सहीतम। तो इसलिए लिख देंगे सहीतम। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं। कोई भी उदाहरण हो उसका हम इस प्रकार कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखो। सकुशलम। संस्कृत विग्रह करना, दूसरे पद को पहले लिखो। दूसरा पद क्या है, कुशल, लिख दिया। और उसमें कौन सी व्यक्ति, तीसरी व्यक्ति एक वचन, क्या हो गया, कुशलेन। और फिर इसका क्या लिखेंगे, अर्थ। अर्थ क्या है, सहीतम। तो ये हो गया सहीतम। तो इस प्रकार ये हुआ संस्कृत में विग्रह। तो संस्कृत में विग्रह करते समय यही बातें ध्यान देनी है, चाहे कोई भी उदाहरण आए इसी प्रकार होगा, कोई परिवर्तन नहीं करना। अब विग्रह का युक्त करना। आदरेण सहितम। अब इसका करना है समास युक्त। तो समास युक्त करते समय क्या करना, प्रथम पद में लगी विभक्ति का लोप करना और दूसरे पद का लोप करना। तो इसमें विभक्ति का लोप करेंगे तो मूल पद क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, आदर बच जाएगा। लिख दिया आदर। और शेष बचे पद के आगे अवयव जोड़ देंगे। सहीतम है तो अवयव क्या आएगा, स, तो आगे लगा दो स अवयव। ठीक है। और फिर उसको बजाएंगे नपुंसकलिंग एक वचन, और नपुंसकलिंग एक वचन अकारांत है इसलिए मैं जुड़ जाएगा। तो इसलिए हो गया से आदरम। यहां संधि का कार्य भी हो सकता है, जहां संधि होती है वहां संधि करनी है, तो इसलिए यहां से और आ जोड़ेंगे तो सा हो जाएगा। दीर्घ संधि है, अच्छ का भाग है, तो हो गया सादरम। ए आ बराबर आ। अगला उदाहरण देखो। शस्त्रेण सहितम। वही बात, समास युक्त करेंगे। पहले पद की विभक्ति का लोप किया तो मूल शब्द बन गया शस्त्र, बच गया शस्त्र। अब इसके क्या आगे क्या जोड़ दो, अवयव। क्या आएगा, सहितम है इसलिए से आएगा, जोड़ दिया से अवयव। और फिर बना दो नपुंसकलिंग, अकारांत है इसलिए में आ जाएगा। तो हो गया से शस्त्र। तो इस प्रकार ये से अवयव का कार्य पूरा हुआ। इस प्रकार कोई भी उदाहरण होगा उसका विग्रह इसी प्रकार होगा, और कोई नियम नहीं, कोई तरीका नहीं, बिल्कुल सरल है, आसानी से हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उसको आगे पढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला है प्रत्यय। प्रत्यय विप्सा है
जिसका अर्थ प्रति ही होता है, प्रति मतलब प्रत्येक, इसमें विभक्ति आपको द्वितीय लगानी है। ध्यान ये रखना, ये आपको याद करनी पड़ेगी, अर्थ और विभक्ति बस, और उसमें कोई नई चीज नहीं है। आसानी से हम इसका उत्तर कर सकते हैं। अब देखो समासयुक्त का विग्रहण, इसमें आपको सब में एक जैसे नियम है, एक इसमें एक विशेष नियम है, वो मैं यहां लिख देता हूं। ये नियम या एक बात धातव्य जिसे नोट कहते हैं, वो मैं लिखूंगा। ये सिर्फ इसके लिए कार्य करेगा, बाकी सब अवयव के लिए नहीं होगा। तो यहां लिखते हैं दातव्य अर्थात ध्यान देने योग्य बात। विग्रह करते समय द्वितीय पद को दो बार लिखना। विग्रह करते समय द्वितीय पद को दो बार लिखना, बाकी सबको हम एक ही बार लिख रहे थे, अब यहां दूसरे पद को दो बार लिखना। यह विशेष बात केवल इस अवयव के लिए लागू होगी, अन्य अवयव के लिए यह बात लागू नहीं होगी। तो अब उदाहरण देखो, प्रतिनग्रम, वही बात संस्कृत विग्रह करते समय दूसरे पद को पहले लिखकर, दूसरा पद क्या है नगर, तो लिख दिया नगर। अब यहां यह बात ध्यान देनी है कि विग्रह कर रहे हैं, तो विग्रह करते समय द्वितीय पद को, द्वितीय पद क्या है नगरम ही है, तो मूल पद क्या है नगर, इसको दो बार लिखना, तो अब दो बार लिखना है नगर, लिख दिया। और विभक्ति कौन सी लगानी है द्वितीय विभक्ति, अर्थात इसलिए दोनों में विभक्ति लगानी है द्वितीय विभक्ति, तो ये हो गया द्वितीय विभक्ति दोनों में, तो नगरम हो गया। और फिर अर्थ लिखना, अर्थ क्या है प्रति, तो ये हो गया प्रति। तो इस प्रकार इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी सभी में विग्रह में दो पद आ रहे हैं, इसमें तीन पद बन रहे हैं, बाकी सरल है। दूसरे पद को दो बार लिखना, विभक्ति दोनों में एक ही लगानी द्वितीय विभक्ति, फिर प्रति लिखना। अगला उदाहरण देखो, प्रतिवर्षम, विग्रह करते हैं, दूसरे पद को दो बार लिखना, दूसरा पद क्या है वर्ष, दो बार लिख दिया, दोनों में द्वितीय व्यक्ति, तो ये होगी द्वितीय व्यक्ति, अनुस्वार लगा दिया। और फिर क्या लगाना है अर्थ, अर्थ क्या है प्रति, तो ये हो गया प्रति। तो इस प्रकार ये हो गया संस्कृत में विग्रह। अब करेंगे समास युक्त। समास युक्त का वही नियम है, समास युक्त करते समय प्रथम पद में लगी विभक्ति और अन्य पदों का लोप। तो प्रथम पद में विभक्ति का लोप करेंगे तो केवल इसका लोप होगा, और इस द्वितीय और तीसरे पद का लोप हो जाएगा। तो शब्द क्या, पद क्या बच गया ग्राम, हटा दिया। शेष पद के आगे अवयव जोड़ दो, अर्थ क्या है प्रति, तो अवयव क्या जुड़ेगा प्रति जुड़ेगा, तो ये हो गया प्रति जोड़ दिया। और पीछे वही नपुंसकलिंग बना दो, अकारांत है तो आधा में जोड़ दो, सीधा हो जाएगा, तो प्रतिग्राम। अगला उदाहरण देखो, गृह गृह प्रति, वही बात है समास युक्त करना, तो पहले पद की विभक्ति का लोप करना और दूसरे और तीसरे पद का लोप करना। तो पहले पद की विभक्ति और दूसरे पद और तीसरे पद का लोप किया तो केवल ये बचा गृह लिखा। शेष बचे पद के आगे अवयव जोड़ दो, अवयव क्या है प्रति, वही पढ़ रहे हैं तो जोड़ दिया, और फिर इसको नपुंसकलिंग बना दो। नपुंसकलिंग एक वचन बनाने के अकारांत है तो पीछे में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया प्रतिक्रम। तो इस प्रकार कोई भी उदाहरण जिसमें प्रति अवयव हो उसका समासयुक्त और विग्रह इस प्रकार ही होगा। तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला
ये जो दातव्य था वो केवल प्रत्यय के लिए, अब इसमें काम नहीं करेगा। आगे नीर अवयव। अर्थ होता है इसका अभाव है, अभाव। जिसका विभक्ति लगानी है षष्ठी विभक्ति। बस बाकी तरीका वही है। अब संस्कृत में विग्रह करेंगे, देखें। निर्धनम, पहला पद निरअवयव है, इसलिए यह अविभाव समास है। विग्रह करते समय दूसरे पद को पहले लिखो। दूसरा पद क्या है? धन। मूल पद यही है, तो इसको पहले लिख दिया, तो लिख दिया धन। उसमें लगानी है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति लगाते समय थोड़ा यह ध्यान देना यहाँ कि अगर कोई चीज एक वचन में प्रयुक्त होती है तो वहां एक वचन लगाते हैं, और बहुवचन होता है तो बहुवचन। जैसे धन, धन हमेशा एक वचन में होता है, इसलिए षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो हो गया धनस्य। विभक्ति षष्ठी विभक्ति लगानी है, और फिर अंत में क्या लगना है? अवयव का अर्थ। अवयव का अर्थ क्या है? ये रहा अभाव है, तो ये लिख देंगे अभाव है। बस दूसरे पद को पहले लिखना, उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन या बहुवचन लगाना, फिर अंत में अभाव लिखना। निरादरम, दूसरा पद कौन सा है? निरअवयव में आगे आ जुड़ा है, तब ये रा बना है, तो दूसरा पद क्या है? आदर। विभक्ति लगानी है, कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। आदर एक वचन में होता है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, और फिर लगाना है फिक्स है अर्थ। अर्थ होता है अभाव। एक उदाहरण और देते हैं बहुवचन का। निर्जनम, दूसरा पद क्या है? जन। जन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। संसार में व्यक्ति बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग होता है, इसलिए यहां लगेगी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो जना नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगेगा, और अंत में तो अभाव लगाना है, अर्थ लिखना है, तो ये हो गया अभाव है। तो इस प्रकार ये हुआ संस्कृत में विग्रह। अब करना है समास युक्त। जलस्य अभाव है, इसका आपको करना है समास युक्त। तो समास युक्त करते समय वही नियम, प्रथम पद में लगी विभक्ति तथा अन्य पदों का लोप। प्रथम पद में विभक्ति, तो ये विभक्ति सूचक पद है, इसका और इसका लोप हो गया, तो पद क्या बच गया? पद बच गया जल, बच गया। शेष रहे जल के आगे अवयव जोड़ दो, तो अवयव अर्थ क्या है? अभाव, तो अवयव क्या आएगा? निर। तो निर रे ये है, आगे व्यंजन होने की वजह से ये निर का रे उड़ता हुआ लग जाएगा, तो निर हो गया। और अब इसको नपुंसकलिंग एक वचन अकारांत है, तो सीधा में लग गया। अब देखो अगला उदाहरण देखो। मक्षिका नाम अभाव है, मक्खियों का अभाव। वही बात समास युक्त करना, तो समास युक्त करते समय प्रथम पद में लगी विभक्ति का और द्वितीय पद का लोप करेंगे, तो ये विभक्ति का लोप करेंगे तो शेष शब्द बचेगा। प्रथम पद में विभक्ति का लोप करेंगे तो शब्द बचेगा मक्षिका, लिख दिया मक्षिका। आकारांत है मक्खियां। शेष रहे पद के आगे अवयव जोड़ देंगे, अभाव है तो आगे जाएगा निर, तो ये निर का नी और रे यहां लग जाएगा व्यंजन होने की वजह से। और अब आपको बनाना है पद को नपुंसकलिंग एक वचन। अब नपुंसकलिंग एक वचन बनाने के लिए यहाँ पहला नियम लगेगा क्या? क्योंकि पहला नियम तब लगता है जब पद अकारांत हो, तो ये अकारांत नहीं है। कौन सा रांत है? पीछे आ की ध्वनि आ रही है, इसलिए आकारांत है। तो आकारांत है तो क्या करना?
आ की मात्रा को हटाकर में जोड़ना, ये आ की मात्रा ये है, इसको हटाना है और में जोड़ना, इसलिए इसको हटा दिया और ये आधा में जोड़ दिया तो हो गया निर्मक्षिकम। तो इस प्रकार ये था निरवयव। आगे पढ़ते हैं अधि, जो हमारे पाठ्यक्रम का अंतिम अव्यय। अधि अव्यय अर्थ होता है इति और विभक्ति लगानी है सप्तमी विभक्ति। बाकी तरीका नियम वही है। अब उदाहरण देखो, पहले संस्कृत में विग्रह करना, रामे इति, ये तो हो गया समास युक्त। पहले हम कर रहे थे संस्कृत में विग्रह, तो संस्कृत में विग्रह करेंगे तो समास युक्त मिलेगा, तो मिलेगा अधिरामम। अव्यव समास है क्या है, पहला पद क्या है, अधि अवयव है। इसका संस्कृत विग्रह करेंगे तो दूसरे पद को पहले लिखोगे, दूसरा पद क्या है, राम है, लिख दिया राम को। दूसरे पद को पहले लिखकर उसमें उचित विभक्ति लगानी है। कौन सी विभक्ति लगानी है, सप्तमी विभक्ति लगा दी, सप्तमी विभक्ति एक वचन, राम में हो गया। और अब इसका अर्थ लिखना है। अधि का अर्थ क्या होता है, इति, तो ये हो गया इति, राम इति। आया कि नहीं है समझ में? बाकी तरीका वही है, दूसरे पद को पहले लिखकर उसमें उचित विभक्ति, यहाँ सात विभक्ति लगानी। अगला उदाहरण देखो, अधिगंगम। नियम है द्वितीय पद में संस्कृत विग्रह करना, तो दूसरे पद को पहले लिखकर, दूसरा पद क्या है, मूल पद है गंगा, तो दूसरे पद को पहले लिखकर लिख दिया। उसमें लगाएंगे उचित विभक्ति, कौन सी लगानी है, सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति आकारांत है, तो सीतायाम, तो गंगायाम, सीता के हिसाब से सीता भी आकाया। सातवीं विभक्ति एक वचन लगा दिया और फिर लिखना है अर्थ। अर्थ क्या है, इति। तो इस प्रकार ये हो गया संस्कृत में विग्रह। अगर संस्कृत में विग्रह आ जाए तो उसका समास युक्त कैसे करेंगे, गुरव इति, इसका करना है आपको समास युक्त। तो समास युक्त के वही नियम, प्रथम पद में लगी विभक्ति व अन्य पदों का लोप। प्रथम पद में विभक्ति का लोप करेंगे तो शब्द क्या बचेगा, गुरु। कर दिया। शेष रही पद के आगे अवयव जोड़ देंगे। इति अर्थ है तो अवयव क्या लगेगा, अधि, लगा दिया अधि। और फिर तीसरी बात, पद को नपुंसकलिंग एक वचन बनाएंगे। तो नपुंसकलिंग एक वचन बनाने के लिए पहला नियम लगेगा क्या, नहीं लगेगा क्योंकि अकारांत नहीं है। दूसरा लगेगा क्या, नहीं लगेगा क्योंकि आकारांत भी नहीं है। तीसरा लगेगा क्या, तीसरा भी नहीं लगेगा क्योंकि बड़ी ई और बड़ा ऊ भी नहीं है। क्या है, छोटा ऊ है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अधि गुरु हो जाएगा। अगला और अंतिम उदाहरण, वही बात है, समास युक्त करते हैं। पहले पद में लगी विभक्ति का लोप करेंगे। तो विभक्ति का लोप करेंगे तो ये विभक्ति सूचक शब्द है, इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। तो पद या शब्द क्या बच गया, कृष्ण बच गया। अब इसके आगे क्या लगा दो, अवयव। इति है तो अवयव क्या लगेगा, अधि लगेगा। और फिर इसको पद को नपुंसकलिंग एक वचन बताएंगे। अकारांत है इसलिए आधा में लग जाएगा, तो बन जाएगा अधि कृष्णम। तो इस प्रकार कोई भी ऐसा उदाहरण जिसमें अधि अवयव हो उसका हम संस्कृत विग्रह और समास युक्त इस प्रकार ही करेंगे। तो इस प्रकार आज हमने एक समास पढ़ा था, अव्ययभाव समास। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।